अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लीज लायबिलिटी की बता दी थी कि लीज लायबिलिटी चूंकि पे ऑफ होगी तो उसकी पेमेंट करते हुए जो एक्स्ट्रा है वो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के लिए वही वैसे ही लीज स्केड्यूल बनेगा जैसे लेसर में बना रहे थे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लायबिलिटी की इतनी थी। राइट ऑफ यूज एसेट, लेसी ने राइट ऑफ यूज को एसेट माना है। क्यों एसेट माना? क्योंकि इसका हक है कि ये एसेट को यूज करे। और कितने अरसे तक ये हक रहेगा? लीज टर्म तक। और लीज टर्म 1 साल से ज्यादा ही होती है, तो इसलिए ये नॉन करंट एसेट है। इसकी कॉस्ट क्या रिकॉर्ड की? वो जो कल 4-5 चीजें की थी, जिनमें लीज पेमेंट्स की पीवी भी शामिल है, बाकी खर्चे भी शामिल हैं। तो बिजनेस में ना हमेशा जो खर्चा होता है वो अल्टीमेटली एक्सपेंस ही बनना होता है। कैसे फैसला करते हैं कि एक्सपेंस है कि एसेट है? हाँ, अगर खर्चे का बेनिफिट मिल चुका तो एक्सपेंस है, और अगर फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट है। अल्टीमेटली सबका बेनिफिट मिल ही जाना होता है, अल्टीमेटली सब एक्सपेंस बन ही जाना होता है। तो राइट ऑफ यूज एसेट का बेनिफिट क्या है? यूज करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे। अब जो गाड़ी है अगर ओन्ड है तो वो भी गाड़ी ही है, और अगर गाड़ी किराए पे लेके यूज कर रहे हैं तो वो फंस के चलती होगी, बार बार पंक्चर हो जाती होगी, वो भी गाड़ी है। इसी तरह अगर मशीन खरीदी है और यूज कर रहे हैं तो जैसी मशीन प्रोडक्शन करेगी, अगर मशीन किराए पे लेके यूज कर रहे होते तो भी ऐसे ही होती। तो जो मशीन ओन्ड है वो पीपीई, और अगर मशीन किराए पे ली हुई है तो राइट ऑफ यूज। लेकिन है तो वो मशीन ही ना, है तो उसकी भी 1 साल से ज्यादा लाइफ ही, लाइफ इन अ सेंस कि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो चूंकि फिजिकली वो वही उन्हीं जैसा ही एसेट है जैसे ओन्ड होते, तो इसलिए राइट ऑफ यूज एसेट, बेशक नाम राइट ऑफ यूज है लेकिन ये उठे बैठे उन्हीं पीपी वालों के साथ का, इसकी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी, इसको वैसे ही इज्जत मिलेगी जैसे पीपीई को मिलती है। तो राइट ऑफ यूज एसेट को राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज के नाम से बेशक एसेट बना है, लेकिन अगर ये प्लांट किराए पे लिया हुआ है तो अगर ओन्ड प्लांट की जैसे IAS 16 के मुताबिक अकाउंटिंग हो रही होती, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो इसी तरह प्लांट के राइट ऑफ यूज की भी वैसी अकाउंटिंग हो रही होगी। अगर बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी होती, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 40 प्रेजेंट पास्ट है या फ्यूचर है अभी 2 दिन में पता लग ही जाएगा। तो IAS 40 अगर बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी होती तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर हो रही होती। और अगर बिल्डिंग किराए पे लेके आगे किराए पे दे दी तो अब वो बिल्डिंग ओन्ड ना सही, राइट ऑफ यूज सही, लेकिन फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो वो एसेट जो ओन्ड होता तो इसी तरह से मेजर हो रहा होता ना। अब अगर उसी तरह का कोई एसेट किराए पे ले लेंगे, अगर उसी तरह का कोई एसेट किराए पे ले लेंगे तो उस किराए पे लिए हुए एसेट के लिए नाम इस्तेमाल हो रहा होगा राइट ऑफ यूज एसेट, लेकिन उसकी अकाउंटिंग उसी तरह IAS 16, IAS 40 के मुताबिक हो रही होगी जैसे उसी तरह के ओन्ड एसेट्स की हुआ करती है। यानी गाड़ी ओन्ड है तो वो भी पीपी डेप्रिशिएट होगी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। और अगर गाड़ी किराए पे ली हुई है, लीज्ड, तो फिर नाम बेशक गाड़ी नहीं आ रहा होगा, राइट ऑफ यूज का नाम आ रहा होगा, लेकिन ट्रीटमेंट उसकी गाड़ी जैसी ही हो रही होगी। तो जो एसेट लीज पे लिया है उसका इस्तेमाल करने का हक
यानी राइट ऑफ यूज एसेट, ये लेसी का एसेट है और इसको बुक्स में ऐसे ही कैरी कर रहे होंगे जैसे इसी तरह के ओन्ड एसेट्स को किया करते हैं। यहां तक कोई एतराज, तकलीफ, इख्तलाफ, परेशानी? जी इसी तरह कैरी मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, डेप्शन भी चार्ज होगी। और इसकी कॉस्ट राइट ऑफ यूज एसेट की क्या होगी? फेयर वैल्यू किधर से आ गई? अरे कल जो किया था यार, कल जो पांचों पॉइंट्स हैं उन सब में एक एक करके राइट ऑफ यूज ही बार बार डेबिट किया था ना, तो वो सब मिला लेंगे तो वो कॉस्ट है राइट ऑफ यूज एसेट की। पांच बातें मैंने कल की थी, तो ये सारी की सारी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट ही कहलाएंगी। इन सब को ऐड कर देंगे तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बन जाएगी, और फिर वो ऑनवर्ड डेप्रिशिएट भी होगा, इंपेयर भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगी, सब कुछ वैसे ही जैसे उसी तरह के ओन्ड एसेट्स के साथ होता है। लेकिन इसमें एक मसला टेक्निकल ये आ जाएगा कि डेप्रिशिएट करेंगे तो कितने अरसे पे? लीज टर्म पे। हाँ, अब ये मजीद डिटेल वाली बात है, तो आईएस ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट shall be charged, यानी अब डिस्कस ये होने लगा है कि कितनी लाइफ पे डेप्रिशिएट करना। अब यहां हैं दो बातें। एक शाख ये है, if underlying asset will be retained by lessee, या फिर underlying asset will be returned to lessor। बात ये हो रही है कि राइट ऑफ यूज एसेट जिसकी कॉस्ट कल वो 5 पॉइंट पड़े थे, पांचों को मिला के बनेगी, उस कॉस्ट को डेप्रिशिएट भी करना है। तो डेप्रिशिएट कितने अरसे पे करना है? अगर ये शाख हुई तो इतने अरसे पे करना है, और अगर ये शाख हुई तो इतने अरसे पे करना है। ये मैंने रिटेन्ड लिखा हुआ है, रिटेन्ड बाय लेसी, और ये लिखा हुआ है रिटर्न्ड टू लेसर। अच्छा, इसमें ना अगर जाग रहे हैं होश से एक बात गौर करें, अंडरलाइंग एसेट कौन सा होता है? जो लीज पे लिया हुआ है। और राइट ऑफ यूज एसेट कौन सा होता है? वही एसेट। हाँ जी, वही होता है। फिजिकली तो हाँ वही एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है जो फिजिकली लेसी के पास है। राइट ऑफ यूज, लेसी उसी एसेट को यूज करने के हक को एसेट कह रहा है, यानी अंडरलाइंग एसेट वही एसेट है जिसको यूज करने का हक है। तो हम डेप्रिशिएट किसको करने लगे? अंडरलाइंग एसेट को नहीं, राइट ऑफ यूज एसेट, क्योंकि लेसी ने अपने पास क्या डेबिट किया है? राइट ऑफ यूज एसेट। तो लेसी डेप्रिशिएट करने राइट ऑफ यूज एसेट को लगा है। लेकिन ये शाखें क्या बनाई हुई हैं कि अंडरलाइंग एसेट लीज टर्म के बाद लेसी के पास ही रह जाएगा, या लीज टर्म के बाद लेसर को वापस हो जाएगा। अगर तो लेसी के पास ही रहेगा। अच्छा, ये अभी कुछ देर तक बताता हूं कि एग्जाम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, यानी एग्जाम क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि एसेट लेसी के पास रहना है या लेसर को वापस जाना है। इसकी भी थोड़ी देर तक देता हूं जवाब, लग जाएगा पता कि एसेट लेसी के पास रहेगा या वापस करेगा। अगर लेसी के पास रहेगा तो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होती है? वैसे ही जनरल सवाल कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज होती क्यों है? कि जो एसेट पे खर्चा किया गया है उसको एक साल में एक्सपेंस बनाने की बजाय ओवर द पीरियड एक्सपेंस बनाया जाए। ओवर द पीरियड क्यों? ताकि उसके यूज से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे मैच हो सके। अगर ये एसेट, फिर बता रहा हूं, डेप्रिशिएट किसको कर रहे हैं? राइट ऑफ यूज को। अगर अंडरलाइंग एसेट लेसी के पास ही रहेगा तो इस एसेट को यूज करना लीज टर्म तक महदूद रहेगा, या उसके बाद भी यूज कर सकता है? उसके बाद भी यूज कर सकता है। कब तक? जब तक उसकी यूजफुल, उसकी किसकी? अंडरलाइंग एसेट की। यह बात मैं अभी इस शाख पे फल लगाऊंगा ना, दोबारा समझाऊंगा। अगर एसेट लेसी के पास ही रहेगा तो लेसी इस एसेट को लीज टर्म के बाद भी यूज कर सकता है। तो जब बाद में भी यूज कर सकता है, इस शाख पे फल लगा रहा हूं इधर, वो जहां वहां जगह नहीं है, इधर ये शाखें इधर आ गई हैं।
लेफ्ट वाली शाख, बात कंटिन्यू करता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट शैल बी चार्ज्ड, इस शाख में फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ लीज टू द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, इस बात की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको इतना अजीब तरह से क्यों लिखा? सिंपली यही लिख देता कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसकी मैं आपको वजह ना सवाल के साथ समझाता हूं। अभी एक पास्ट का सवाल कराऊंगा ना, उसके साथ इसकी टेक्निकलिटी बताता हूं कि ये कितनी टेक्निकल बात है। कि फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, तो लेसी राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करना शुरू करेगा यहां से लेके यहां तक, यानी जो उसकी लाइफ है उसके ऊपर डेप्रिशिएट करेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि लीज टर्म खत्म होने के बाद भी लेसी ही यूज करता रहेगा, तो फिर वो राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करेगा इस पूरे की लाइफ पे। और अगर एसेट लेसर को वापस चला जाना है तो मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है? लीज टर्म। तो कितने अरसे पे डेप्रिशिएट करें? लीज टर्म पे। फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ लीज टू दी, लिखता हूं आगे अंग्रेजी पहले यहां तक लिखें, यहां तक की बात समझें, अगर कुछ पूछना है तो पूछें, फिर वो अंग्रेजी में खुद पूरी करता हूं भी। ये वाली बात ओके, ये बताने लगा। अगर एसेट लेसर को वापस हो जाना है तो एसेट मैक्सिमम कितना इस्तेमाल हो सकता है? लीज टर्म। मोस्टली हां ऐसा ही होगा, लेकिन बाज हालात में एक और मसला हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट ऑटम में एग्जाम देने के लिए लाहौर आए और उसने प्लान किया कि एग्जाम डेज में बल्कि 10 दिन पहले चला जाऊंगा और एग्जाम यहीं पर मैं रह के दूंगा, घर पढ़ा नहीं जा रहा। अब यहां के उसने हॉस्टल में रूम किराए पे लिया, तो हॉस्टल वाले ने 15 दिन के लिए किराए पे दे देना है? नहीं। तो हॉस्टल वाला हो सकता है कहे कि 2 महीने से कम हम किराए पे नहीं देते। अब उस स्टूडेंट ने मजबूरन 2 महीने का किराए पे तो ले लिया, लेकिन स्टूडेंट को कितनी देर के लिए चाहिए? वो 15-20 दिन के लिए। तो स्टूडेंट ने बेशक किराया देना है 2 महीने का, लीज टर्म भी 2 महीने है, लेकिन उसको उसका बेनिफिट चाहिए ही सिर्फ 20 दिन का। तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कोई मशीन चाहिए हो और उसने वो मशीन किराए पे ली हो, 3 साल के लिए चाहिए हो, लेकिन मालिक कहे कि नहीं हम 5 साल से कम लीज पे देते ही नहीं है, 5 साल के लिए चाहिए तो बताओ। अब मजबूरी थी, ठीक है दे दे 5 साल के लिए। अब वो किराया 5 साल तक देगा, लेकिन उस मशीन को वो यूज कितना अरसा करेगा? 3 साल। क्या बाकी 5 साल पूरे वो यूज कर सकता ही नहीं? कर सकता है, लेकिन फायदा वो लेना ही सिर्फ 3 साल चल रहा है। तो इसको कहेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। ये मैं लिख के दोबारा बताता हूं।
ये बात दोबारा देखते हैं। अच्छा, और एक फर्क भी गौर करें, ये और ये डिफरेंट बात है। यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। अगर एसेट वापस हो जाना है तो राइट ऑफ यूज मैक्सिमम कब तक है? लीज टर्म तक। तो नॉर्मली तो ऐसे ही होगा, नॉर्मली तो ऐसे ही होगा। कैसे ही होगा? ऐसे ही, ऐसे ही, कैसे ही? ऐसे ही, हाँ। नॉर्मली तो ऐसे ही होगा कि एसेट लीज टर्म तक इस्तेमाल में रहेगा तो लीज टर्म पे उठा के डेप्रीशिएट कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि ये एसेट ज्यादा देर के लिए चाहिए नहीं था, तो राइट है तो सही 5 साल का, लेकिन वो इससे बेनिफिट लेना ही सिर्फ 3 साल चाहता है। तो अब डेप्रीशिएट कितने अरसे पे करें? 3 साल। अब इसको आईएएस ने जो कवर किया है ना, वो इस अंग्रेजी से किया है कि कमेंसमेंट से शुरू करेंगे और कहां तक? इनमें से जो पहले खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पहले खत्म हो जाए और बाद तक चले, ये नहीं हो सकता, ये डेड एंड है। लेकिन अगर राइट ऑफ यूज को इस्तेमाल करना कम अरसे पे है तो फिर वो कम अरसे पे डेप्रीशिएट होगा। इसको कवर इस तरह से किया हुआ। कंपनी लॉ अगर पढ़े ना तो उसमें इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं, अर्लियर ऑफ, चलो छोड़ो, दफा करो। तो इस लेफ्ट शाख यानी ये, अगर एसेट लेसी के पास ही रहेगा तो राइट ऑफ यूज की डिडक्शन चार्ज होगी अंडरलाइंग एसेट की यूजफुल लाइफ पे। लेकिन अगर एसेट लेसर को वापस चला जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी लीज टर्म। लेकिन हो सकता है कि राइट को कम इस्तेमाल करना हो तो फिर कम के ऊपर। इसकी क्या टेक्निकलिटी है, जो कि काफी सारी है, वो सवाल कराता हूं आज तो समझाता हूं। ये शाखें हो गई पूरी, इसको पूरा नोट कर लें, फिर मैं आपको टिप्स बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे सवाल में कि ये शाख है कि ये शाख है। यहां तक नोट करें, फिर टिप्स बता रहा हूं। तो वो एक्सटेंड करने वाली लीज टर्म ही होती है ना। आप कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन की ऑप्शन है, ठीक है, तो हमने लीज टर्म में ये चीज ऑलरेडी कंसिडर कर ली हुई है ना कि एक्सटेंड होना है कि नहीं होना। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले लगता था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, कुछ अरसे बाद लगता है होगी, तो ये ऊंची बात है, ये सीफा 1 की बात है। उसको रीअसेसमेंट कहते हैं कि एस्टीमेट्स में चेंज हो जाए, वो सीफा 1 में। फिक्स लीज पेमेंट वो होती है जो अमाउंट पता है, उसको फिक्स लीज पेमेंट कहते हैं। हाँ, अच्छा, जी जी, हाँ, फिक्स लीज पेमेंट वो है जिसकी अमाउंट पता है। वो हस्बे तौफीक सवाल की तौफीक हुई किसी को? किस किस को हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, चलें 2 दिन की बात है। 2 को है, 3 को है? 3 को है, 2 नहीं, ऑफिशियली 3 है। 3 यानी वेडनेसडे। अरे ये तो ज्यादा दिन खराब करेंगे। अच्छा चलो खैर, नहीं मंडे को तो छुट्टी है, ऑब्वियसली है ही, मंडे को तो छुट्टी है ना। अभी वो मजदूर हूं ना मैं, तो छुट्टी तो है। को हाथ उठा नजर आ रहा था, सवाल था किसी का। मंडे की तो छुट्टी है, बाकी रिजल्ट तो पता नहीं कब है। यार छोड़ दो, क्लासें छोड़ दो, छुट्टियां ही छुट्टियां। नोट करें भाई, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं अभी। नोटेड जी। क्यों? जुम्मा पढ़ने गए? सारा कुछ तो ये ऐसी थी बात है। ये राइट ऑफ यूज एसेट, एक रिकैप सुन लें। राइट ऑफ यूज एसेट लेसी का एसेट है और लेसी ने उस राइट ऑफ यूज को अपना एसेट बनाया है क्योंकि उसके पास हक है ये एसेट इस्तेमाल करने का। लेकिन वो इस राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग ऐसे ही करेगा जैसे खरीदे हुए एसेट की करता। यानी अगर ये गाड़ी खरीद के इस्तेमाल कर रहा होता तो उसकी वो गाड़ी पीपीई होती, तो अगर वो गाड़ी किराए पे लेगा
तो वो नाम बेशक राइट ऑफ यूज इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग वो उस गाड़ी जैसी ही करेगा जैसी ओन गाड़ी की करता। अगर मशीन खरीदता तो मशीन उसका पीपीई होता, डेप्रिशिएट करता, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। अब अगर वो मशीन किराए पे लेगा तो राइट ऑफ यूज एसेट की भी वो मशीन जैसी ही सेवा करेगा, बिल्कुल वैसी इज्जत चल रही होगी। ये पहले पॉइंट का ये मतलब है। दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि अगर इसको डेप्रिशिएट करना है, जो कि बिल्कुल जब हम कह रहे हैं कि पीपीई की तरह रखना है तो डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिशिएट कितने अरसे पे करना है? अगर एसेट लीज टर्म के बाद भी लेसी के पास रहेगा तो बस जब तक एसेट इस्तेमाल हो सकता है उतने अरसे पे डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर एसेट लीज टर्म के बाद वापस हो जाना है तो फिर मैक्सिमम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर लीज टर्म तक डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर लीज टर्म से पहले ही इसका फायदा छोड़ देगा तो फिर उस पहले वाले पीरियड पे डेप्रिशिएट करेंगे। बाकी रही बात कि कमेंसमेंट की डेट का क्या मकसद था यहां, वो सवाल के साथ समझाता हूं कि इसमें क्या टेक्निकलिटी है। ये सब नोटेड? अच्छा, अब आपको मैं एग्जाम क्वेश्चंस की ना टिप्स बता रहा हूं कि सवाल में कैसे पहचानेंगे कि ये शाख है कि ये शाख है। उर्दू में बताऊंगा, आपने जैसे जो लिखना है लिख लेना, बेशक इन्हीं शाखों के नीचे लिख लें चाहे अलग लिख लें। बस मैं आपको एग्जाम क्वेश्चंस के लिए हिंट बता रहा हूं कि कौन सी शाख है, ये कैसे पता चलेगा। इस शाख का हिंट बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा मिल जाता है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड, तो जाहिर है यही शाख ही है। यानी अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, इस बात का क्लियरली बता दिया, तो ये शाख है। जिनको यकीन नहीं आया दोबारा बता देता हूं। अगर सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनरशिप एंड पे लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर ये वाली शाख है। अगर क्वेश्चन में बीपीओ है, तो बीपीओ बार्गेन परचेज ऑप्शन, तो भी यही वाली शाख है। क्यों? क्योंकि बीपीओ में भी हमारी अजम्पशन यही होती है कि लेसी अक्लमंद है, वो यकीनन खरीदेगा। तो अगर क्वेश्चन में बीपीओ का जिक्र है तो भी यही वाली शाख है। बीपीओ ऑफर इतनी अच्छी होती है कि बेवकूफी होगा अगर उस ऑप्शन को छोड़ेगा तो है। अगर हुआ बेवकूफ तो वो तो एंड पे जाके पता लगेगा ना, तो तब तक तो काउंटिंग कर ही चुके होंगे हम सारी। अगर क्वेश्चन में जीआरवी, यूजीआरवी ये नाम लिखे मिल रहे हैं, तो जीआरवी, यूजीआरवी, तो ये वाला है। क्योंकि ये गारंटी का तो काम ही तब है जब लेसर को वापस आना है, वो मार्केट बेचने जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जीआरवी, यूजीआरवी के अल्फाज मिल गए तो वो ये। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले हजरात के लिए, जब आप 2 की स्पीड पे सुनते हैं ना तो काम की बहुत सारी बातें स्किप हो जाती हैं। मैं आगे भी जैसे कंसोलिडेशन हो गई, IS 12, कुछ और चीजें ना डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो अपने फॉर्मेट पे शेयर कर रहा हूँ, तो वो आपके पोर्टल पे रखता भी हूं और मैं क्लास में बताता भी हूं कि मैंने ये अपने सॉल्यूशन अपने फॉर्मेट पे शेयर किया है। जैसे ऑटम 22 हस्बे तौफीक के सवाल दिया था और उसका सॉल्यूशन मैंने कॉम से शेयर भी किया था अपने फॉर्मेट पे, क्योंकि ICAP ने फार्मूला जो लगाया हुआ है वो है तो सही, लेकिन उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने फिर डिफरेंट फार्मूला लगा के वो जैसे सिखाया वैसे बना दिया। अब ग्रुप में किसी बच्चे ने कहा जी फलाना सवाल और उसका सोल्यूशन भेज दें, तो जिस नेक दिल इंसान ने वो सोल्यूशन भेजा वो ICAP वाला भेज दिया। तो अगर जो मैं भेज रहा हूँ आपको बना रहा हूँ उसको लिफ्ट ही नहीं करानी तो फिर पूरी बात ही नहीं सुनते आप लोग, और फिर ICAP वाला सोल्यूशन देखेंगे फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। तो मेरी पूरी बातें सुन लिया करें, जो मैं अपने नोट्स, अपने फॉर्मेट्स, अपने सोल्यूशन दे रहा हूं उनको लिफ्ट करा दिया करें। ऑटम 22 का एक सवाल दिया था, हाँ, तो उसका अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन भी दिया था। ICAP वाला सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जिस तरह उन्होंने कैलकुलेशन की है तो उससे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली दफा मैं भी हो गया था, फिर गौर किया तो पता चला कि अच्छा ये सही है। हाँ जी, GRV, UGRV। अगर लीज, अगर लेसर का सवाल है तो लेसर के सवाल में तो ये पहचानना जरूरी होता है ना कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। लेसी में, लेसी के लिए लीज है, लेकिन अगर सवाल पहचानने से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग लीज है
क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है तो फिर तो लाजमी एसेट वापस होना होगा। तो अगर सवाल में लीज की ये निशानी पता चल रही है कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो फिर ये वाली शाख है। आल्दो के लेसी ऑपरेटिंग और फाइनेंस की अकाउंटिंग फर्क नहीं कर रहा, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लाजमी वापस करना होगा एसेट। तो इसकी दूसरी निशानी बता रहा हूं कि सवाल में अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेटिंग लीज है तो फिर ये वाली शाख है। चले बस ये हिंट्स काफी हैं। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की डिस्कशन खत्म। एंट्रीज डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आती ही होगी है, डेप्शन डेबिट, हाँ जबरदस्त। तो ये तो मैंने इसलिए नहीं लिखी, और लीज लायबिलिटी वाली वो मैंने कल बता दी थी। तो एंट्रीज वाला काम भी हो गया पूरा। लेसी का सवाल हो, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो चलो इखलाकन एहतियातन में ये लिख भी दूंगा कि सेम लेसर जैसी हैं, लेकिन फिर भी लेसर में जितनी मेहनत कर ली ना तो वो सारी मेहनत यहां काम आएगी। जब मैंने ये कह दिया कि लीज कैजुअल वैसे ही बनेगा, उसी तरीके से बनेगा, तो काफी सारी चीजें जो पहले सिखा चुका वो दोबारा नहीं बता रहा हूं। जैसे बीपीओ है तो उसका क्या करेंगे, वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा है, उसको भी हम लोग वो पेमेंट्स में लिखेंगे। तो ये बात लेसर में बताई हुई है, तो लेसी में दोबारा नहीं बताने वाली ये बात। हाँ कुछ चीजें जो नई हैं वो जरूर अलग से बताऊंगा कल, लेकिन जो चीजें लेसर में सीख चुके हैं वो सारी मेहनत, वो सारी वैरायटियां इसके अंदर भी हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में लेसी क्या क्या लिखेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेगा, और ये वही लीज कैजुअल से निकलेगा, और डेप्रिसिएशन अभी की है बात, और आईडीसी नहीं, क्यों है लेसी भी तो पे करता है, वो तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का हिस्सा बन गया ना। कल जो 5 पॉइंट बताए थे तो उनमें एक आईडीसी वाली बात भी थी, तो वो जब राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का हिस्सा बन गया तो वो अलग से एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो कॉस्ट का हिस्सा बन गया, वो तो डेप्रिशिएट ही होगा। और क्या आएगा, बस ये आएगा। अच्छा एसएफपी में क्या आएगा, हाँ जी, एक तो राइट ऑफ यूज एसेट है जो कि पीपी के साथ ही उठ बैठ रहा होगा, तो उन्हीं में ही आ जाएगा राइट ऑफ यूज एसेट, ये नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, उसकी नेट बुक वैल्यू। और क्या आएगा, लीज लायबिलिटी, करंट नॉन करंट दोनों, क्योंकि बिल्कुल वो लीज कैजुअल जैसे पहले सीखा था वही वाली मेहनत है ना, तो इसको भी करंट नॉन करंट में तोड़ेंगे। करंट नॉन करंट में कैसे तोड़ेंगे, अब ये चीज दोबारा नहीं हम सीख रहे, ये वही गाइडेंस है जो लेसर में सिखाई थी। जो लीज रिसीवेबल में सीखा था ना कि अगले साल का बैलेंस नॉन करंट में, और करंट में जो अभी का बैलेंस है माइनस नॉन करंट, बिल्कुल वही गाइडेंस। चले यहां तक का पहले एक सादा सवाल करते हैं, फिर पॉसिबल का करते हैं। सवाल लिखें, नोटेड। चले जी सवाल लिखें, लीज टर्म 3 इयर्स, लीज टर्म 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 22, लीज टर्म 3 साल है, कमेंसमेंट बताई है 1 जनवरी 2022, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर,
लीज रेंटल 90,000 90,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। बीपीओ की प्राइस है 25,000 25,000। इम्प्लिसिट रेट 12% 12%। यूजफुल लाइफ ऑफ सिमिलर एसेट्स 5 साल 5 years। और वो क्या रह गया, आईडीसी पेड बाय लेसर। हाँ जी, होशो आवाज में बता रहा हूं, आईडीसी पेड बाय लेसर 4,000 4,000। आईडीसी पेड बाय लेसी 5,000 5,000। रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज भी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी 2022 की 2022 की एंट्रीज भी और एसओसीआई और एसओएफपी। फर्स्ट जनवरी 22 राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और ये अमाउंट तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो करें बाएं हाथ से कैलकुलेट, निकालें इनिशियल अमाउंट। हाँ जी, कितनी कितनी 2 यार, वाकई मैं हाथ से कैलकुलेट करने लग गया लगता है। 90,000 1 minus 1 plus power 3 plus 25,000 1 2 3 3
959। ये क्या कर दिया, बीपीओ लीज पेमेंट्स का हिस्सा होता है, तो वो भी डिस्काउंट हुआ 2333959। हाँ भाई, यहां तक कोई इख्तलाफ। उसके बाद आगे और कुछ, आईडीसी पे करेगा तो 1 जनवरी 22 राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट कितना 5000, क्योंकि 4000 का इसको क्या लगे, लेसी ने तो वो रिकॉर्ड करना है जो लेसी पे कर रहा है। इसके बाद अब साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर 22, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, इसको नोट करना छोड़ें और सारे लोग ना डेप्रिसिएशन करें, कैलकुलेट कर लेना नोट, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। जी कितनी 238 डिवाइडेड बाय 5, ये भी ऐड करना है ना भाई, लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करें, क्यों, क्योंकि बीपीओ है तो ये एसेट लेसी रिटेन करेगा, जब लेसी रिटेन करेगा तो पूरे 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। 47792 और 31 दिसंबर 22 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इसके लिए बनेगा स्केड्यूल, और इसकी पेमेंट हो जाएगी तो लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 90,000। ये हो गई एंट्रीज, टेबल वैसे ही बनेगा। इकतीस दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीपीओ दिखाने के लिए मैं आपको बना देता हूं, 3 ही तो लाइनें। स्टार्टिंग पॉइंट 233 के 238, 233 क्योंकि टेबल एसेट का नहीं बन रहा, लायबिलिटी के लिए बन रहा है। इंटरेस्ट 2807590, 172034, 172034, 20644, 90,000।
12322। यहाँ क्या लिखूं? 115। बीपीओ है ना, आखिरी में ऐड हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, टू 8075, और डेप्रिसिएशन 47792। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आ जाएगा 238959, डेप्रीशिएट हो गया 47792, 191167। और लीज लायबिलिटी, यहां खड़े हैं हम इधर, नॉन करंट में 102678 और करंट में 172034 माइनस 69356। अच्छा, इस सवाल में ना रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं। 31 दिसंबर 24 लीज टर्म खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? ये एसेट तो ऐसे ही रखेगा क्योंकि वो तो पैसे दे देगा। तो वो जो अब तक हम राइट ऑफ यूज के नाम से एसेट कह रहे थे, बस उसका नाम बदल के अब वो पीपी हो जाएगा। बस सिर्फ ये नाम ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्शन इधर जुड़ा करती थी वो उधर जुड़ जाएगी, जस्ट एसेट का नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें पूछें भाई कोई फिगर में एतराज है तो। चलें, एक करते हैं पास पेपर का सवाल, इसको नोट कर लें और आ जाएं स्प्रिंग 2020 पे। फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड, स्प्रिंग 2020, फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड। सवाल का जिक्र ठीक है कि पढ़ लें। स्प्रिंग 2020 फ्रेंच वनीला,
सवाल पढ़ लिया? कौन सा भला? सुन लूं? हाँ जी, कितना सा लगेगा पढ़ने में? लेसर का सवाल है कि लेसी का सवाल है? शाबाश, दोनों का सवाल है। दोनों रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? दोनों की बुक्स पूछी हैं, तो डबल सवाल है। अच्छा, लेसर तो आपका होमवर्क है, लेसी मैं खादिम में करता हूं बोर्ड पे। लेसी कौन है और लेसर कौन है? तो सीसीएल ये लेसी है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले साल की जनरल एंट्रीज। लेसी कर रहा हूं मैं, लेसर फिर होमवर्क है। बल्कि लेसर क्या होमवर्क है ये सवाल, हाँ यार आखिरी होमवर्क हो सकता है किसी का, करना है होमवर्क है। फर्स्ट ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 20 और सीसीएल की बुक्स, दोनों बुक्स पूछिए ना, सीसीएल कर रहा हूं। फर्स्ट कौन सी? हाँ जी, फर्स्ट मार्च या फेब? फर्स्ट मार्च, क्योंकि एग्रीमेंट हो रहा है फर्स्ट फेब, ये है इंसेप्शन, लेकिन ये विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मार्च है, यानी वो एसेट फर्स्ट मार्च को अवेलेबल करेगा। तो कमेंसमेंट फर्स्ट मार्च है, कमेंसमेंट पे होती है एंट्री फर्स्ट मार्च। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जो लोग भी जाग रहे हैं जरा होश से फिगर तो कैलकुलेट करके दें, कैलकुलेट सारे किया करें यार। ये पहली एंट्री की फिगर तो बताएं। जी ये तो आपने सोच रहे हैं, क्या करें भाई? इंक्रीमेंटल रेट या इम्प्लिसिट रेट? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, क्योंकि लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट रेट लेसी को पता ही नहीं है। तो आपको पता है, आपने थोड़ी चुपके से लेसी को बता देना है। लेसी को नहीं पता, तो जब लेसी को नहीं पता तो फिर इम्प्लिसिट रेट तो नहीं लगा सकता, तो इसलिए इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लगेगा। कितना? खाली बैठे नजर आ रहे हैं यार, कैलकुलेशन नहीं कर रहे।
नहीं करनी कैलकुलेशन? है वेलकम। पता नहीं राउंड ऑफ किया हो शायद आपने। अच्छा चलें देखें इधर, पेमेंट क्वार्टरली है तो 2.5 साल लीज टर्म है, और 2.5 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 2.5 ईयर्स में 10 क्वार्टर्स। दस क्वार्टर्स, लेकिन पेमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है 8। क्यों 8? क्योंकि पहले 2 क्वार्टर्स में कुछ भी नहीं देना। क्यों कुछ नहीं देना? लिखा हुआ है कि 12-12 मिलियन की 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और ये 8 इंस्टॉलमेंट्स शुरू होंगी तीसरे क्वार्टर के एंड से, तो पहले 2 में रेंट हॉलिडे। अब ये बेशक 10 क्वार्टर हैं, लेकिन पेमेंट 8 है, और जब आप इसके ऊपर एन्युटी डिस्काउंटिंग लगाएंगे तो आंसर आएगा यहां। फिर इसको दोबारा 2 क्वार्टर पीछे लाना पड़ेगा। तो अगर ना समझ आ रहा हुआ करे जबानी ना, तो बेहतर है टाइमलाइन बना लिया करें। तो इसकी इनिशियल अमाउंट बन जाएगी 12 मिलियन पे एन्युटी डिस्काउंटिंग 1 - 1 + 4%। क्वार्टर है, पावर माइनस 10 या 8 कैश फ्लोज 8 है, लेकिन जो आंसर आएगा उसको 2 क्वार्टर्स फिर पीछे लाना पड़ेगा। $74.7 फिर इसके बाद 1 मार्च से आगे लास्ट पैराग्राफ, 1 मार्च से आगे 4 मिलियन इंस्टॉलेशन पे खर्च किए 1 अप्रैल को। एंट्री ये भी राइट ऑफ यूज में ही जाएगा। 4 ये हो गई इंस्टॉलेशन। फिर इंटरेस्ट के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, लेसन में एक वैरायटी कराई थी ये रेंट की छुट्टियों वाली, तो उसमें लाइनें बनेगी, पेमेंट नहीं आ रही होगी। 1 मार्च से मार्च अप्रैल में 31 मई 74.7, पेमेंट 0, इंटरेस्ट कितना? 4% लगा दें, 9 नहीं 9 हो गया ना, 77.69। फिर जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त, फिर 3 महीने गुजरे, पेमेंट इसमें भी कोई नहीं। 77.69 1 2 11 8 80.8। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 80.80। ये फिगर्स ठीक है? अच्छा हाँ जी, 3.23 यहां है। अब पेमेंट यहां पेमेंट आएगी, कितना? 0.03। अच्छा, पूरे 10 क्वार्टर्स 12 क्वार्टर्स का बनाए? बस सिर्फ पहले साल की एंट्रीज हैं, तो अभी बाकी है, तो एक लाइन और बना लेते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी 72.03 2.88 चलें, इतना काफी है टेबल, क्योंकि अपने अकाउंटिंग ईयर को पूरा करना था, कर लिया। अच्छा, अब एंट्रीज देखें।
क्वार्टर एंड होगा, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, पैसे नहीं ना सही, 31 मई 19, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 2.99। पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट आ गया, फिर अगला क्वार्टर गुजरेगा, फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 3.11। दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट आ गया, फिर तीसरा क्वार्टर गुजरेगा, 30/11/19, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी 3.23, लेकिन अब साथ पेमेंट भी आ जाएगी। अब साथ पेमेंट भी आ जाएगी, 30 नवंबर 19, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 12। बस ईयर एंड आ गया, खत्म। नहीं, ये तो हुआ है नवंबर तक का, दिसंबर का महीना भी आना है, वो किस में से निकालें? वो इसमें से, क्योंकि 3-3 महीने का है ना, तो 30 नवंबर तक तो ये हो गया, तो अब जो दिसंबर और है वो कहां से निकलना है? वो इसमें से निकलना है। तो 31 दिसंबर 19, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 2.88 में से एक महीना, सिर्फ दिसंबर वाला 0.96। और क्या रह गया? वो तो बस खत्म है ना, अब 2019 में तो और नहीं है, वो तो 20 में जाके होगा। 19 की एंट्रीज मांगी हैं। और क्या रह गया? डेप्रीसिएशन, 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन। अच्छा ये ना, ये मेरी एंट्री की अमाउंट देख लेना, अगर ये मिर्जा साहब ने अपडेट कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज कर देना पीछे सोल्यूशन देख के। ये मेरी अमाउंट देखना इधर मैं क्या लिख रहा हूं। जो लोग सोए हुए थे वो भी जाके ये बात जरूर सुन लें। डेप्रीसिएशन, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट कितनी? 74 नहीं 78 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, लेफ्ट शाख के राइट शाख, क्यों? हाँ जी, अगर इस सवाल को लेसर का सवाल कर रहे होंगे तो फिर तो लाजमी देखना पड़ता है ना कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। तो कौन सी लीज है? ये ऑपरेटिंग लीज है। क्यों ऑपरेटिंग लीज है? अच्छा, ये जो इम्प्लिसिट रेट की पहचान थी ये ठीक है, वो तो एक रफ सी पहचान है ना, लेकिन पक्की निशानी नजर आ तो रही है भाई। 200 मिलियन की मशीन है, वो तो सारे कितने बनते हैं? ये 12 12 8 96 तो ले रहा है वो। 8 साल यूजफुल लाइफ वाला एसेट 2.5 साल के लिए रीज पे दे रहा है, 96 मिलियन ले रहा है, 200 मिलियन कॉस्ट है उसकी, तो पैसे पूरे कर रहा है। नहीं तो नहीं है ये फाइनेंस लीज, ये ऑपरेटिंग लीज है। और चूंकि ऑपरेटिंग लीज है तो फिर डेप्रिसिएट करने के लिए लीज टर्म, दूसरी वाली शाख, तो डिवाइडेड बाय 2.5। 2.5 क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है, लेसर का भी सवाल रिक्वायर्ड है ना, ऑपरेटिंग लीज है ये, तो अगर ऑपरेटिंग लीज है फिर तो लाजमी एसेट वापस जाना है, इसलिए लीज टर्म वाला। जी, लेसर करेगा, वो अपनी मशीन की डेप्शन करेगा, ये राइट ऑफ यूज की डेप्शन कर रहा है। डिवाइडेड बाय 2.5, ओके। अच्छा, अब अगली टेक्निकल बात, मल्टीप्लाई बाय 10 या 9। हाँ, अब यहां पर टेक्निकल बात यह है कि अगर ये कोई मशीन खरीदी हुई होती और उसको हम लाके IAS 16 में डेप्रीशिएट करते, तो IAS 16 तो डेप्रीशिएट करवाता है जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। वो कब हो रहा है? अप्रैल। लेकिन हम मशीन को नहीं डेप्रीशिएट कर रहे, हम राइट को डेप्रीशिएट कर रहे हैं। राइट कब से बन गया था? मार्च। इसलिए डेप्रीसिएशन में लिखवाया था फ्रॉम कमेंसमेंट डेट।
अब बेशक वो अवेलेबल फॉर यूज चौथे महीने हो रहा है, लेकिन डेप्रिशिएट हमने राइट को करना है तो हम लोग 1 मार्च से डेप्रिसिएशन करेंगे, इसलिए उसमें वो कमेंसमेंट डेट वाला पॉइंट था। तो इनटू 10/12 26.23। अच्छा, पीछे सोल्यूशन में देखना, अगर ये नहीं किया हुआ तो कर लें, ये सही है, वो सोल्यूशन में पीछे गलत हुआ होगा मेरा ख्याल है। पीछे 4 को अलग अलग किया, 4 शायद अलग किया हुआ है, 74 अलग किया हुआ है, ऐसा है। हाँ वो सही नहीं है, ये सही है। यही सवाल आपका होमवर्क है, ये पूरा करें और लेसर वो भी करना है। कल का दिन इस पे लेसी पे और लगेगा, उसके बाद फिर बचे कुछ लोगों के साथ अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।